हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2019 में हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर को आंसर के साथ हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस जून 2019 के 50 क्वेश्चन साइकोलॉजी के अपलोड किए जा चुके हैं। और आज की ये वीडियो जून 2019 पार्ट 2 की वीडियो है, जिसमें कि 51 to 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम आंसर्स के साथ में, एनटीए के आंसर्स के साथ में हम कवर करेंगे। सो यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर हम देखते हैं 51 क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। निम्न में से किन सिद्धांतकाएं ने व्यक्तित्व के संबंध में चित्राक्षर उपागम का प्रयोग किया है? ऑलपोर्ट, केली, कैटल और आइजेंक। तो यहाँ पर कोडिंग वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर 4 कोडिंग्स भी दिए गए हैं और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑलपोर्ट एंड केली। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं के आधार पर बीने ने अपने प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया था? 4 ऑप्शन है। ए है बाल्यकाल के वर्षों में मानसिक सामर्थ्य बढ़ता है। ऑप्शन बी, अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में बच्चों के मनोविकास में सापेक्ष स्थिति बड़ा होने के साथ साथ समान बनी रहती है। ऑप्शन सी, अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में बच्चों के मनोविकास में सापेक्ष स्थिति बड़ा होने के साथ साथ बढ़ती है। और लास्ट ऑप्शन है बाल्यकाल के वर्षों में मानसिक सामर्थ्य में गिरावट होती है। यहाँ पर बीने के अकॉर्डिंग कौन कौन से यहाँ पॉइंट्स सही हैं उनको बताना है। यहाँ पर कोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं ये। यहाँ पर कोडिंग दी गई हुई है और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ऑप्शन ये वाली कोडिंग यहाँ पर करेक्ट होगी। मतलब बीने के अकॉर्डिंग इन्होंने किस तरह से अपने बुद्धि परीक्षण को विकसित किया था। इनके अकॉर्डिंग बाल्यकाल के वर्षों में मानसिक सामर्थ्य बढ़ता है और अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में बच्चों के मनोविकास में सापेक्ष स्थिति बड़ा होने के साथ साथ समान बनी रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडोप्सिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह एक रॉड पिगमेंट है जो कम रोशनी में भी देखने में मदद करता है। ऑप्शन बी, यह एक कोन पिगमेंट है जो तेज रोशनी में देखने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। और ऑप्शन डी, यह एक कोन पिगमेंट और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये रोडोप्सिन एक रॉड है जो कि कम रोशनी में भी हमें देखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रचनात्मक सोच की टॉरेंस परीक्षा में चित्र निर्माण गतिविधि निम्न में से किनके लिए अंक देता है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स सी एंड डी। मौलिकता और विस्तारण पर यहाँ पर टॉरेंस टेस्ट यहाँ पर उसके लिए पॉइंट्स देता है। यहाँ पर हमने देखा कि अभी तक टॉरेंस से 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो क्रिएटिविटी चैप्टर को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और इससे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। इनको आप ज़रूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उच्च, निम्न एवं विपरीत बिंब प्रक्षेपण प्रक्रिया डैश में होती है तथा डैश आँख में प्रविष्ट होने वाली किरणों को मोड़ देती है तथा वस्तु के ऊपरी भाग से किरणें डैश पर प्रेषित होती हैं जो डैश के निम्न भाग पर पड़ती हैं। यहाँ पर इसका ये फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टिपटल। मीन्स उच्च, निम्न एवं विपरीत बिंब प्रक्षेपण प्रक्रिया दृष्टिपटल में होती है तथा लेंस
से आँख में प्रविष्ट होने वाली किरणों को मोड़ देती है तथा वस्तु के ऊपरी भाग से किरणें ग्राही पर प्रेषित होती हैं, जो कि दृष्टि पटल के निम्न भाग पर पड़ती है, जिसके द्वारा हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर आइज़ और ईयर के प्रॉपर इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखें। इससे भी क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस अब तक बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो ने किन व्यवहारों की पहचान की थी जो आत्म प्रत्यक्षीकरण करते हैं? ऑप्शन ए वृद्धि विकल्प, ऑप्शन बी अहम प्रतिरक्षा क्रियाओं का उपयोग, ऑप्शन सी आत्मबोध और ऑप्शन डी एकाग्रता। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडिंग वाले क्वेश्चन से, यहाँ भी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मीन्स ए, सी एंड डी। मैस्लो ने वृद्धि विकल्प, आत्मबोध और एकाग्रता की पहचान की थी, जो कि सेल्फ परसेप्शन में सहायक होते हैं। और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में फ्रायड ने बतलाया हुआ था, मैस्लो ने नहीं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनः प्राप्ति को किस पीढ़ी संज्ञान सिद्धांत के आधार पर अधिक समन्वयता से व्याख्यात किया जा सकता है? सूचना प्रक्रमण, प्रतिमा परक चित्र, सांवेगिक रजिस्टर या फिर प्राथमिक प्रभाव। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स ए, बी एंड सी। सूचना प्रक्रमण, प्रतिमा परक चित्र और सांवेगिक रजिस्टर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बूट स्ट्रैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है, इसमें बड़ी संख्या में उपप्रतिदर्श होते हैं। यह जनसंख्या के बारे में मान्यताओं पर निर्भर करता है, नहीं करता। यह केवल अमितीय प्रदत्त पर ही लागू होता है और यह केवल प्रतिदर्श प्रदत्त पर आधारित है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीन्स ए, बी और डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आत्मनिर्धारण सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन से आंतरिक उत्प्रेरणा के आधार का निर्माण करते हैं? अनुभव, योग्यता, स्वायत्तता, योग्यता, नवीनता की खोज और सनसनी की खोज। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग्यता और स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्प्रेरणा की आंतरिक दृष्टि की विशेषता निम्न में से किससे पता चलती है? SOR दिशा SR संबंधों से निर्धारित होती है। आदत की संभावना पूर्व पुनर्बलन प्रासंगिकताओं पर निर्भर करती है। और लास्ट है व्यवहार की निरंतरता। यहाँ पर कोडिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर कोड दिए गए हैं इसके, और यहाँ पर इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, मीन्स बी, सी एंड डी यहाँ पर राइट होगा। ये SOR से रिलेटेड नहीं है। SR दिशा संबंधों को निर्धारित करता है, आदतों की संभावना पूर्व पुनर्बलन प्रासंगिकताओं पर निर्भर करता है, और व्यवहार की कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मायर सालोवी कारुशो का सांवेगिक बुद्धि परीक्षण MSCEIT निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? ये अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में भी आपको पढ़ना है, अलग अलग टेस्ट को आप ध्यान में रखें। और यहाँ पर ऑप्शन ए है संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है विचारों को सुगम बनाने वाले संवेगों का उपयोग, ऑप्शन सी संवेगों को समझने का, और ऑप्शन डी आत्म अभिप्रेरणा का। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, मीन्स इसके द्वारा MSCEIT के द्वारा संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, विचारों को सुगम बनाने वाले संवेगों का उपयोग और संवेगों को समझने का यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये असर्टन और रीज़न वाले क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि एक 3 या 4 साल का बच्चा ठंड से ज़्यादा ठिठुरते एवं हाथ मलते किसी अन्य व्यक्ति को खुशी खुशी कंबल दे देगा। और इसका रीज़न दिया गया है आमने सामने के संवेदनशील संप्रेषण में शिशु अपना ध्यान रखने वालों से भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और यही अनुभव
तदनुभूति की नींव माने जाते हैं। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट को पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट और रीज़न जो दिए गए हैं ये दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पर रीज़न प्रॉपर इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। स्टेटमेंट में कुछ अलग बात कही जा रही है और रीज़न इसको प्रॉपर इसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। मीन्स ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी स्टेटमेंट और रीज़न वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। MA/CA इंटू 100 के संदर्भ में IQ की गणना विधि स्वयं में वयस्कों पर लागू नहीं होती है, और इसका रीज़न दिया गया है क्यों नहीं लागू होती, क्योंकि बुद्धि बचपन के बाद उम्र के साथ साथ सतत रूप से नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मीन्स यहाँ पर ये दोनों बातें सही हैं और ये आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि बुद्धिमान शिक्षक उस सूचना का चयन करते हैं जो उनके शिक्षणात्मक प्रयोजन के लिए लाभप्रद होती है, और रीज़न दिया जा रहा है चयनात्मक संयोजन में यह निर्धारण सम्मिलित है कि सूचना के एक समुच्चय में कौन से तत्व दिए गए प्रयोजन के लिए लाभप्रद हैं। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है बट आर यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट दिया जा रहा है परामर्श प्रार्थी को सम्मान और स्वीकार्यता का संप्रेषण करने हेतु अपने स्वाभाविक ढंग से चर्चा करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। रीज़न दिया जा रहा है अपने न्याय निर्णय को बिल्कुल छोड़ देना और सकारात्मक सम्मान व्यक्त करना रोजर्स की मूलभूत चिकित्सकीय स्थितियां हैं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि इस तरह से सकारात्मक सम्मान देने की बात रोजर्स के द्वारा ही कही गई थी। सबसे पहले रोजर्स ने ही इस बात को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट है मानसिक प्रतिबल से हृदय का इस्कीमिया हो सकता है। रीज़न दिया जा रहा है तनाव हृदय की मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यहाँ पर भी ये दोनों ही सही हैं, दोनों स्टेटमेंट और रीज़न दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। मानसिक स्ट्रेस लेने से इस्कीमिया भी हो सकता है, और स्ट्रेस क्या होता है, मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन नहीं स्थापित कर पाते, तो हम वहाँ पर स्ट्रेस के शिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट है यदि बच्चे हिंसक और आक्रामक विषय वस्तु का कार्यक्रम देखते हैं तो स्वयं उनमें हिंसक और आक्रामक व्यवहार की प्रवृत्ति का निर्माण होगा। रीज़न दिया जा रहा है बच्चे अवलोकनात्मक अधिगम के माध्यम से मीडिया से आक्रामक व्यवहार सीखते हैं, जहां अवलोकनात्मक व्यवहार का सकारात्मक प्रबलन आवश्यक नहीं होता। बिल्कुल ये 100% सही है, और इसका रीज़न भी बिल्कुल सही दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है परीक्षा स्कोरों के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार कुल प्रसरण सत्य प्रसरण जमा त्रुटि प्रसरण के बराबर होता है। परीक्षा स्कोरों का शास्त्रीय सिद्धांत यह मानकर चलता है कि सत्य स्कोरों एवं त्रुटि स्कोरों के बीच में महत्वपूर्ण एवं निम्न सकारात्मक सहसंबंध होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सही है बट आर यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है फोकस ग्रुप के अंतर्गत संरचना रहित इंटरव्यू आता है। रीज़न है फोकस ग्रुप के अंतर्गत में भागीदारों के बीच अंतःक्रिया आती है,
जिसका संचालन शोधार्थी करते हैं आंकड़ों के स्रोत के रूप में। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ए गलत है लेकिन आर सही है। यहाँ पर ए स्टेटमेंट गलत है, रीज़न सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टेटमेंट है परामर्श प्रार्थी के प्रत्याशन को बदलने हेतु परामर्शदाता में विश्वासोत्पादक कौशल और दिशा निर्देश देने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार के इनपुट को लीड कहते हैं और इसका रीज़न दिया जा रहा है परामर्शदाता को न्यूनतम मौखिक प्रतिक्रिया करनी चाहिए तथा चुप रहना चाहिए, जिससे परामर्श प्रार्थी बोलते रहने का दबाव महसूस करे और परामर्शदाता से न्यूनतम इनपुट पाकर बोलता रहेगा, अतः परामर्शदाता अच्छी लीड लेगा। यहाँ पर बिल्कुल ये स्टेटमेंट ए सही है लेकिन आर यहाँ पर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट टॉलमैन के प्रयोजनात्मक व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक मुख्य बढ़त या प्रगति माना जाता था। रीज़न है प्राग टॉलमैन व्यवहारवाद ने एस-आर संबंधों पर अधिक जोर दिया और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की उपेक्षा की। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट है फ्रैड के अनुसार कष्टकारक स्मृतियां दमन का लक्ष्य होती हैं और रीज़न दिया जा रहा है दमन आदिम हो सकता है अर्थात जन्मजात रूप से ईड का भाग अथवा उचित हो सकता है अर्थात मूल ईड संवेग के अस्वीकार्य व्युत्पादी। यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट दिया जा रहा है रोजर्स के अनुसार सभी व्यक्तियों में वृद्धि और व्यक्तिगत विकास की क्षमता होती है। रीज़न दिया जा रहा है सकारात्मक परिवर्तन स्वाभाविक और प्रत्याशित प्रगमन है। यहाँ पर ए गलत है लेकिन आर सही है एनटीए के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सभी अभिधारणाएं पूर्ण हो जाएं तो बहु समाश्रयन विश्लेषण में किसी प्राक सूचक को जोड़ने से निर्धारण गुणांक का मूल्य बढ़ता जाएगा। रीज़न दिया जा रहा है इसका निकस प्रसरण के साथ प्राक सूचक प्रसरण का सहसंबंध सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे जो कि ऑलरेडी करवाया जा चुका है और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट है सरल समाश्रयन विश्लेषण में यदि एक समाश्रयन गुणांक bxy का मान 1.00 से कम हो तो द्वितीय समाश्रयन गुणांक byx का मान 1.00 से कम ही होगा। इसका रीज़न दिया गया है x और y के बीच सहसंबंध दो समाश्रयन गुणांकों bxy और byx के ज्यामितीय माध्य के समान होगा। यहाँ पर इसको भी करवाया जा चुका है, इसको आप देख सकते हैं रेग्रेशन में करवाया जा चुका है इसको और इसके बारे में भी मैंने बतलाया हुआ है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स ए गलत है लेकिन यहाँ पर आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टेटमेंट है गर्भ मद्यपान लक्षण के उत्पन्न होने की संभावना सामाजिक परिवेश पर निर्भर करती है। रीज़न दिया जा रहा है सामाजिक प्रभाव भी मस्तिष्क और मन के विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अरेंज करना है सिक्वेंटिकली यहाँ पर अरेंज करना है। निम्नलिखित समाजोन्मुख व्यवहार के निर्णयात्मक परिप्रेक्ष्यों में कौन सा क्रम सही है और यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग सीक्वेंस दिए गए हैं।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सबसे पहले आएगा प्रत्यक्षित आवश्यकता, इसके बाद व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना, इसके बाद लागत और लाभ का अनुमान लगाना, आगे कैसे मदद की जाए इसका फैसला करना और आगे मदद की गई। ये प्रो सोशल बिहेवियर का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, सोशल साइकोलॉजी। ऑप्शंस को पढ़ने पर भी हमें खुद ही क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले तो हमें लगेगा कि किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो रही है, उसके बाद हम उस चीज़ के लिए तैयार होंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे। इसके बाद में हम अपने प्रॉफिट लॉस को देखेंगे कि उसकी हेल्प करने में हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। इसके बाद इसको डिसाइड करने के बाद अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हेल्प करना है, फिर आगे हम प्लान करेंगे कैसे हेल्प करना है और इसके बाद हेल्प कर दिया जाएगा। तो सोशल साइकोलॉजी से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन पॉइंट्स को पढ़ने पर खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न को भावनात्मक अभिव्यंजना के विकास के सही क्रम में समायोजित करें। यहाँ पर भी इसको अरेंज करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो किस किस सीक्वेंस में आएंगे इसको अरेंज करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। मीन सबसे पहले आएगा बी, परिचित लोगों से अंतःक्रिया करने पर आनंद की अभिव्यक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद क्रोध एवं डर बारंबारता एवं तीव्रता में बढ़ जाते हैं। इसके बाद आत्मचेतन भावनाएं स्पष्ट रूप से आत्ममूल्यांकन से संबद्ध होती हैं। और इसके बाद आत्मचेतन भावनाएं उभरती तो हैं, लेकिन उन्हें वयस्कों की निगरानी और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी, ये वाला सीक्वेंस यहाँ पर सही बतलाया गया है। इसको मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। सबसे पहले बी आएगा, परिचित लोगों के साथ अंतःक्रिया करने पर आनंद की अभिव्यक्ति बढ़ जाती है। आई थिंक मैंने इससे पहले ऑप्शन सी को रिपीट कर दिया है, इसलिए अभी मैं करेक्ट आंसर को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले बी आएगा, इसके बाद सी आएगा, क्रोध एवं डर बारंबारता एवं तीव्रता में बढ़ जाते हैं। इसके बाद ऑप्शन ए आएगा, आत्मचेतन भावनाएं उभरती तो है लेकिन उन्हें वयस्कों की निगरानी और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इसके बाद में लास्ट में डी आएगा, आत्मचेतन भावनाएं स्पष्ट रूप से आत्ममूल्यांकन से संबद्ध होती हैं। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर साल आता है और ये बहुत ईजी है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। इसका सही सीक्वेंस होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच कराने वाले क्वेश्चन है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है, तो यहाँ पर जो राइट सीक्वेंस होगा उसको ही यहाँ पर मैं डायरेक्टली रिपीट करूँगी। और यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ये बिल्कुल सीधे सीधे ही लिखा हुआ है, लिस्ट ए लिस्ट बी के साथ बिल्कुल मैच्ड है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्षति क्या है? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक संरचना या कार्य की कोई क्षति अथवा असामान्यता, बिल्कुल ये देखने से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है असमर्थता, अपनी उम्र के व्यक्तियों की तुलना में किसी क्रिया को निष्पादित करने की बाध्यता या योग्यता की कमी। विकलांगता, औरों की तुलना में अपनी योग्यताओं को कम मानना या कम आंकना। लास्ट है वंचित, अपेक्षित प्रतिमानों के अनुरूप कार्य करने की अयोग्यता। तो यहाँ पर एनटीए ने ऑप्शन ए को यहाँ पर करेक्ट माना हुआ है और ये इसका राइट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ भी लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है एंड यहाँ पर भी मैं राइट ऑप्शन को ही रिपीट करूँगी। यहाँ भी बिल्कुल सीधे सीधे में आंसर्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। कैरोल रिफ मनोकुशलता से रिलेटेड है। सेलिगमैन हस्ताक्षर शक्ति का उन्होंने टर्म दिया। विक्टर फ्रैंकल पक्ष अभिघात वृद्धि के बारे में इन्होंने बतलाया और सूलर ऑनलाइन प्रावरोध
प्रभाव, इसके बारे में इन्होंने बतलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल ABCD मैच कराए हुए हैं। सेवरिंग, चेतन जागरूकता को आनंदकारी अनुभवों पर लागू करना, सुखद अंतरंग परिस्थितियों के कारण मिली प्रसन्नता क्षणिक होती है। टाइप A बिहेवियर, शीघ्रता लक्षण समूह, और अनडूइंग हाइपोथेसिस, सकारात्मक संवेग हानिकारक प्रभावों से तुरंत निजात दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी लिस्ट A को लिस्ट B से मैच कराना है। यहाँ पर डायरेक्टली मैं करेक्ट आंसर को ही रिपीट करूँगी। मनोप्रतिनिधित्व, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट मैच होगा, अनुपस्थित प्रतिदर्शों के व्यवहार का स्मरण और अनुकरण करने की योग्यता। नेक्स्ट है B प्रकार, तार्किक नियमों का पालन करते हुए क्रियाओं का मनोप्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है अनुकूलन, परिवेश के साथ सीधी अंतर क्रिया करके मनोबंध को विकसित करना। और लास्ट है आत्मसातकरण, वर्तमान मनोबंध का प्रयोग करके बाह्य विश्व की व्याख्या करना। यहाँ पर इसको इस तरह से, ये एनटीए ने इस तरह का मैच यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट A पुरस्कार शक्ति, बलात् शक्ति, निर्देश शक्ति और वैध शक्ति। लिस्ट B में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा यहाँ पर फिट हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले पुरस्कार शक्ति। पुरस्कार शक्ति यहाँ पर लिस्ट के थर्ड पॉइंट से मैच करेगा, परिवर्तन को लाने हेतु सकारात्मक पुनर्बलन, पुरस्कार शक्ति हो गया। बलात् शक्ति, बलात् शक्ति हो जाएगा दूसरों को धमकाने और दंडित करने की संभावना। नेक्स्ट है निर्देश शक्ति, दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति। और लास्ट है वैध शक्ति, कुछ विशेषताओं के कारण किसी व्यक्ति का प्राधिकार। यहाँ पर इसका ये करेक्ट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट A कैली, आइजन, कैटल और हल, इन्होंने कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है इसको देखेंगे। केली रचनात्मक विकल्पवाद, आइजैक हेडोनिक टोन, कैटल प्राकल्पनात्मक निगमनात्मक सर्पिल, और हल प्रतिक्रिया अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट A और लिस्ट B, ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का क्वेश्चन है। मेसनर कॉर्पकल्स, यहाँ पर इसका करेक्ट मैच होगा, ये स्पर्श से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पैसिनियन कॉर्पोकल्स, ये दबाव से रिलेटेड होगा। कराउस एंड बल्ब, यहाँ पर ये ठंड से रिलेटेड होगा। और स्वतंत्र स्नायु एंडिंग, ये पेन से रिलेटेड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिस्ट A और लिस्ट B इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे स्वाभाविक बुद्धि, स्वाभाविक बुद्धि पुरातत्वविदों और वनस्पति शास्त्रों के लिए विवेचित और महत्वपूर्ण योग्यता। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक प्रसंस्करण गति, आसान और अधिक सीखे गए संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन की योग्यता। नेक्स्ट है मेटा कंपोनेंट्स, व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के प्रयासों में मार्गदर्शन के लिए मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। और लास्ट है अपने को अभिप्रेरित करना, अपनी संतुष्टि की प्राप्ति में विलंब और आवेगशीलता पर नियंत्रण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग सी, लिटिल सी, मिनी सी और प्रो सी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्रिएटिविटी से यहाँ पर हमने देखा कि 5 से 6 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। क्रिएटिविटी को बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ें। और बिग सी का मतलब है उत्कृष्ट सृजनता, लिटिल सी का मतलब है रोजमर्रा जीवन की सृजनता जिसकी अन्य प्रशंसा करते हैं। मिनी सी क्या है? मिनी सी का मतलब है नित्य प्रतिदिन सृजनता का आत्मनिष्ठ और व्यक्तिक रूप। प्रो सी, प्रोफेशनल सी का मतलब है पेशेवर सृजनता जिसने उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त नहीं की है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट ए है साइकोलॉजिकल स्कूल, लिस्ट बी में इनकी अवधारणाएं दी गई हैं मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद अचेतन प्रक्रियाएं, इन्होंने अनकॉन्शियस के बारे में बतलाया। इसके बाद में सेकंड है व्यवहारवाद, ये एसआर से रिलेटेड है। संरचनावाद, संरचनावाद सचेतन अनुभव से रिलेटेड है। और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी सेल्फ परसेप्शन से रिलेटेड है। ये थ्योरीज ऑलरेडी करा दी गई हैं यूनिट 1 में, ये सारे थ्योरीज कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं, वहाँ आपको ये सारी ऑल थ्योरीज आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के बारे में बतलाया गया है और यहाँ पर इनकी डिफिनेशन दी गई है। इंटेलिजेंस का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का भी क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं, दोनों मिक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले है बीने और साइमन। बीने और साइमन क्या कहते हैं? अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने तथा तर्क देने की क्षमता को इन्होंने इंटेलिजेंस कहा है। टर्मन के अकॉर्डिंग अवधारणाओं को बनाने और उनके महत्व को ग्राह्य करने की क्षमता इंटेलिजेंस कहलाती है। थॉर्नडाइक सत्य अथवा तथ्य के परिप्रेक्ष्य में श्रेष्ठ प्रत्युत्तर की शक्ति को इन्होंने इंटेलिजेंस कहा हुआ है। और एम.डब्ल्यू. आइजेंक ये कहते हैं वल्लकूट द्वारा सूचनाओं का त्रुटि मुक्त प्रचलन को इन्होंने इंटेलिजेंस कहा हुआ है। इंटेलिजेंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। और यहाँ पर आगे हम देखते हैं, ये पैसेज वाले क्वेश्चंस आ गए हमारे। यहाँ पर पैसेज दिया गया है जिसको कि पढ़ के आपको 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर करना है। एंड यहाँ पर एक स्टडी हो रही है, एक मनोवैज्ञानिक केंद्रीय विद्यालयों के SSC छात्रों के लिए रसायन विज्ञान में एक लब्धि परीक्षण तैयार करना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने 1-1-10 मदें लिखी जिनमें बहुविकल्पीय प्रारूप था। प्रत्येक मद में 4 विकल्प थे जिनमें से एक विकल्प सही था। उसने इस प्रारंभिक प्रारूप को 300 विषयों के प्रतिदर्श पर लागू किया। मद से सहसंबंधों की गणना द्वारा मद विश्लेषण किया गया। मद विश्लेषण ने 80 मदों को बनाए रखा। 80 मदों के प्रारूप को 400 विषयों के साथ एक नए प्रतिदर्श पर लागू किया गया, जिससे 40 का मध्यमान और 8 का मानक विचलन SD उत्पन्न हुआ। प्राप्तांकों को प्रसामान्य रूप से वितरित पाया गया। 80 मदों के प्रारूप के लिए क्रोनबैक अल्फा 0.94 पाया गया। मनोविज्ञानी ने इस प्रारूप के लिए सम विषम विश्वसनीयता और ट्यूडर रिचर्डसन KR विश्वसनीयता की गणना की। एक विषयी मानस ने इस प्रारूप में 32 अंक प्राप्त किए और 80 मदों का प्रारूप लागू करने हेतु लंबा माना गया, इसलिए 2 फॉर्म A तथा फॉर्म B तैयार किया गया और प्रत्येक फॉर्म में यादृच्छिक रूप से 40 मदें डालकर किया गया। मीन्स यहाँ पर ये जो पैसेज है वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को बनाने से रिलेटेड है कि किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को बनाया जाता है तो उसको किस तरह से बनाया जाता है, उसमें जो क्वेश्चंस को रखे जाते हैं उसके लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है
किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर हम कह सकते हैं एसएससी टेस्ट यहाँ पर एक बनाया जा रहा है और फिर उसको प्रॉपर वेरीफाई भी किया जाएगा, उसके रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को भी मापा जाएगा। तो यहाँ पर इससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड यहाँ पर आगे 10 क्वेश्चंस होंगे। तो आगे हमारी फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसमें हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी या फिर आपने मास्टर्स लेवल पर ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी होंगी। आइटम एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उसको किस तरह से हम वेरीफाई करवाते हैं, किस तरह से उसकी हम रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, उसकी वैलिडिटी को किस तरह से हम वहाँ पर मेज़र करते हैं। तो वहाँ पर प्रॉपर आपने मास्टर्स लेवल पर भी इसको पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं जल्दी इस पर वीडियो, अब मैं स्टार्ट करूँगी इस पर वीडियो बनाना। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार कहते हैं कि पैसेज वाले क्वेश्चंस करवाऊँ। पैसेज आपके कहीं अलग से नहीं आते हैं, आपके ही सिलेबस, आपका जो एनटीए ने सिलेबस जारी किया हुआ है उससे ही आपका ये पैसेज भी आता है, उस पर ही रिलेटेड होता है। चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ें। और मेनली ये होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल या फिर टेक्निकल वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम देखा गया है, अगर आप प्रीवियस पेपर को देखें, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर मैंने यही देखा है कि आपके पैसेज बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आपको थ्योरेटिकल पार्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे कोई भी कैलकुलेशन करने को भी नहीं कहा जाता है। अगर कैलकुलेशन होता भी है तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। इसके अलावा आपके जो वेरिएबल्स हैं, कई बार वेरिएबल्स पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से पैसेज में कितने वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है और इसमें आईवी कौन सा है, डीवी कौन सा है, ईवी कौन सा है। इससे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपके हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे अभी ये आइटम एनालिसिस से लिया गया क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो मीन्स कहने का मतलब है कि पैसेज आपके अपने सिलेबस से ही होता है, ये कुछ अलग से नहीं होता है। इसलिए मैंने प्रॉपर थ्योरेटिकल पार्ट को, एक एक वर्ड को वहाँ पर करवाया हुआ है, ताकि आप इसको ध्यान में रखें। बिल्कुल अलग से ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है कि आपको यहाँ पर इससे चूज़ करके टॉपिक्स दे दिए जाएँ कि यहाँ से यहाँ तक ही पैसेज आएंगे। पैसेज कहीं से भी आ सकता है और अधिकतर केसेस में देखा गया है, बैक पेपर को देखने से पता चलता है कि जो पैसेज होता है वो किसी सिचुएशन पर ही बेस्ड होता है। इसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा यही है, आप पहले तो आप एक एक टर्म के बारे में, खास करके जो यूनिट 2 है और यूनिट 3 है, इसके एक एक पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। मेरी वीडियोस तो आप देखें ही देखें, इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें आप खुद भी गूगल करें। कुछ अलग अलग बुक्स अगर आपके पास हों, अगर लाइब्रेरी से निकाल के या किन्हीं से लेकर, आप बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। मीन्स अपनी नॉलेज को जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़ाइए और प्रीवियस पेपर की आप पूरी प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार कहती आई हूँ कि प्रीवियस पेपर को आप प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज़ आप कितना भी पढ़ लेंगे, बिल्कुल आप पढ़ के सब कुछ याद कर लेंगे, ब्रिलियंट हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चंस का लेवल समझ में नहीं आएगा कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सीधे होते हैं, कितने क्वेश्चंस यहाँ पर घूमे हुए होते हैं। तो यहाँ पर पैसेजेस को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रीवियस पेपर्स को आप ले लें। यूथ कंपटीशन की बुक आती है, यहाँ पर मैं किसी भी पब्लिकेशन का मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी बैक पेपर्स की बुक को ले सकते हैं, सॉल्ट पेपर को, लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, यूथ कंपटीशन के प्रीवियस सॉल्ट पेपर को आप ले लें। वहाँ पर 2004 से लेकर के अब तक के प्रीवियस पेपर्स दे रखे हुए हैं। आप सबको वहाँ पर रोज़ 1 या 2 पैसेज, कम से कम 2 पैसेजेस आप रोज़ करें। 2 प्रैक्टिस सेट या फिर 2 प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर को आप रोज़ करते चले जाएं और वहाँ पर आप पैसेजेस की भी तैयारी करें। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आपने जो पढ़ा होता है वहीं से क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे पैसेजेस को देखकर उससे 10 क्वेश्चन आने हैं ये सोचकर ही घबरा जाते हैं और वो पैसेजेस की तरफ जाते ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पैसेज को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसेजेस से आपके 10 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो प्रीवियस पेपर को आप बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस आप करते चले जाएं। तो यहाँ पर हम इसके
क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर पैसेज का पहला क्वेश्चन है, मध्य शेष सहसंबंधों की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध उपयुक्त होगा। आपको अलग अलग कोरिलेशन के बारे में मैं ऑलरेडी बतला चुकी हूँ, वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है अलग अलग कोरिलेशनल मेथड के बारे में, जिसमें कि आपने ये सारे मेथड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो भी आप लोगों से फिर ये चीज़ें क्यों नहीं हो पाती हैं? इसको आप प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में लिख के दे दूँ, आपने उसको पढ़ लिया और आपने उसको क्वालिफाई कर लिया। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मेरी वीडियोस के अलावा भी, मेरे नोट्स के अलावा भी आपको खुद से भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। गूगल सर्च करिए, अलग अलग बुक से पढ़िए और विकिपीडिया करिए, प्रैक्टिस करिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदु द्विश्रेणीय सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त अध्ययन में मनोविज्ञानी ने 3 विश्वसनीयता गुणांकों की गणना की है। क्रोनबैक अल्फा अर्धखंडित विश्वसनीयता गुणांक और क्यूडर-रिचर्डसन विश्वसनीयता गुणांक, और इनमें से कौन सा सही है। यहाँ नीचे 4 पॉइंट भी दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है। ए, बी और सी समान होंगे, ए सी समान होंगे लेकिन बी भिन्न होगा, बी सी समान होंगे, ए भिन्न होगा और ए बी सी तीनों अलग होंगे। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ए और सी समान होंगे, क्रोनबैक अल्फा और क्यूडर-रिचर्डसन ये समान होगा, लेकिन अर्धखंडित विश्वसनीयता यहाँ पर अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ए के लिए प्रत्याशित क्रोनबैक अल्फा होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 मदों के परीक्षण पर मानस द्वारा प्राप्त 32 अंक किस शततमक प्राप्तांक कोटि के समान है। यहाँ पर आपको परसेंटाइल निकालना आना चाहिए और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16। नेक्स्ट है, सही प्राप्तांक 32 का 95% विश्वास अंतराल होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 ± 3.84। इन सबको करने के लिए आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे। यहाँ पर आपको जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उनको भी आप खुद से भी एफर्ट करें, खुद से भी आप उसको सर्च करें, उसको सीखने समझने की आप कोशिश करें। मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं वीडियोस में लाती रहूँगी और जहाँ तक भी हो पाएगा मैं इन क्वेश्चंस को क्लियर करवाती रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दूसरा पैसेज दिया हुआ है। पहले वाले पैसेज से 5 क्वेश्चन थे और इस वाले पैसेज से भी 5 क्वेश्चन होंगे। मीन्स टोटल पैसेज के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर एक सिचुएशन है, एक शोधकर्ता पुनः स्मरण पर सामग्री संगठन ए के प्रभाव का अध्ययन करना चाहती थी। उसने अपेक्षा की थी कि प्रतिधारण अंतराल मीन्स बी सामग्री संगठन के प्रभाव को परिवर्तित करेगा। उसने ए को 3 स्तरों में परिवर्तित किया, संगठन का निम्न स्तर, संगठन का मध्य स्तर और संगठन का उच्च स्तर। उसने बी को 2 स्तरों पर परिवर्तित किया, अल्पकालिक प्रतिधारण अंतराल और दीर्घकालिक प्रतिधारण अंतराल। विभिन्न समूहों में विषयों को यादृच्छिक रूप से बांटा गया। प्रत्येक विषयी को संगठन के एक विशेष स्तर पर शब्दों की सूचना दी गई। इनमें से प्रत्येक विषयी ने एक त्रुटि रहित प्रयास तक सूची को सीखा और प्रत्येक विषयी के विशेष प्रतिधारण अंतराल के बाद परीक्षण किया। सभी विषयों का बुद्धि परीक्षण भी हुआ और विषयी द्वारा जितनी मदों की संख्या का पुनर्स्मरण किया गया वह आश्रित चर था। सही एनोवा द्वारा प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया जिनमें बुद्धि को एक प्रसरक के रूप में लिया गया। आंशिक परिणाम यहाँ पे दिया गया है। सामग्री संगठन ए का कुल वर्ग 255 था। त्रुटि प्रसरण की मुक्त कोटि 115। अंतःक्रिया का F अनुपात 0.95। प्राप्त परिणामों की उपयुक्त ढंग से व्याख्या की गई है।
यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का एक और तरीका है, यहाँ पर आप चीज़ों को, इस पैसेज को आप डिवाइड करते चलिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक स्टडी करी जा रही है, उसके बाद यहाँ पर आप अपने लेवल से ही इसकी प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर किस चीज़ पर किसके इफ़ेक्ट को देखा जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर IV क्या हो जाता है, DV क्या हो जाता है, यहाँ पर कितने IV हैं, कितने DV हैं। इसके बाद आगे क्या यहाँ पर कंक्लूज़न आता है, क्या रिज़ल्ट आता है, कौन सा मेथड को यूज़ किया गया, इन सब को पहले आप अलग अलग लिखिए, खुद ही इसको डिवाइड कीजिए। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को पढ़िए, वहाँ पर डेफिनेटली आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल सडन नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद आप देखेंगे अपने आंसर को फिर आप राइट आंसर से मैच कराइए, देखिए कि आपने कहाँ पर गलती की है, क्योंकि बुक में प्रीवियस सॉल्ट पेपर में उसको एनालिसिस करके भी बतलाया होता है। तो वहाँ पर फिर उसको आप अपने आप को चेक कीजिए। तो धीरे धीरे जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आराम से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इस अध्ययन में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 121। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्ययन में प्रयुक्त अभिकल्प का कौन सा सर्वोत्तम नाम हो सकता है। यहाँ पर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक सप्रसरक के साथ यादृच्छिक असंतुलित 3x2 कारकीय अभिकल्प यहाँ पर बतलाया गया है, क्योंकि A को 3 पार्ट्स में और B को 2 पार्ट्स में यहाँ पर बांटा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री संगठन का मध्यमान वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर B 127.50। नेक्स्ट है, सप्रसरक की मुक्ति कोटि क्या होगी, 1, 2, 5 और 6। इसका राइट आंसर है 1। कई बार आंसर्स आपके पैसेज में ही दिए होते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उपरोक्त परिणामों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सामग्री संगठन का मुख्य प्रभाव यथार्थ है। सामग्री संगठन का मुख्य प्रभाव यथार्थ नहीं है। प्रतिधारण अंतराल सामग्री संगठन के प्रभाव को परिवर्तित नहीं करता है, और प्रतिधारण अंतराल सामग्री संगठन के प्रभाव को परिवर्तित करता है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, प्रतिधारण अंतराल सामग्री संगठन के प्रभाव को परिवर्तित नहीं करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। प्रीवियस क्वेश्चंस को आप समझ पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहें और बने रहें मेरे साथ साइकोलॉजी वर्ल्ड के साथ। वीडियोस को मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।